और हमारे साथ में लगातार हमारे स्टूडियो में और भी मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में नीलम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि महिला उद्यमी हैं, होटल टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई है, व्यापार है इनका। और साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं बीके शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ पहले से मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। और एक बार वापस से चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में बीके जुड़े हुए हैं, लंबे समय से बजट को बहुत करीब से देखते हुए आए हैं। उनका एक बार मैं रुख करूंगा और उनसे जानूंगा कि आखिर इस बजट से उन्हें क्या उम्मीद है, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी। बीके दीपक, अभी तक जो परंपरा रही है, ये अंतरिम बजट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी घोषणाएं नहीं की जाती जिसको कि आपको चुनावी उसको लाभ मिले। इस तरह का ये अभी तक परंपरा रही है, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव हैं, तो उनको देखते हुए ये केवल एक औपचारिकता होती है और केवल खर्चों के लिए जो आगे सरकार को चाहिए उसकी अनुमति ली जाती है सदन से। तो कई बार ये 10-15 मिनट में इसकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से सूचना आई है कि वित्त मंत्री ने दिल्ली में पूरी तैयारी की है, जो पूर्ण बजट होता है उस तरह से उन्होंने पूरी तैयारी, और कई महीनों से लगातार उनके अधिकारी, वित्त मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी वित्त सचिव अखिल अरोड़ा ने तमाम उद्योग और व्यापारिक संगठनों से को बुलाकर उनके सुझाव लिए हैं और उनको भेजा है। तो तैयारी इस तरह की है कि एक पूर्ण बजट, और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उन चुनावों के मद्देनज़र कुछ लुभावनी घोषणा इसमें हो सकती है, लेकिन इसके बाद में विपक्ष इसका विरोध भी कर सकता है कि आप इस तरह की घोषणाएं जिनको इस कार्यावधि में पूरा नहीं किया जा सके, उनको इसमें अनाउंस आप नहीं कर सकते। तो परंपराएं अलग है, लेकिन मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो नई घड़ी हैं। वो देखना होगा कि ये बजट किस तरह का रहता है और उसके पीछे सरकार के तर्क क्या रहते हैं। ये तमाम बातें हैं जो अभी 11 बजे जब वित्त मंत्री लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी तो पता चलेगा। दीपक, लेकिन बीके देखिए, ये तो लाजमी है कि लोक लुभावनी घोषणाएं तो होंगी क्योंकि चुनाव नज़दीक है, और ये चुनाव में जाने से पहले एक तरीके से जनता को जिस तरीके से लुभाया जाए, जनता को बताया जाए कि यदि हम तीसरी बार सरकार में आते हैं तो इस तरीके के काम हमारी तरफ से बजट के दौरान किए जाएंगे। बजट की परंपरा नहीं रही है, ऐसी परंपरा नहीं रही है कि आप कोई नई घोषणा, कोई पुरानी योजना का कोई स्ट्रेंथन, जैसे ज्योति भी कह रही थी कि जो किसानों के किसान निधि है तो उसमें उसको 6,000 को और 10,000 12,000 कर दिया जाए, जो पहले भी इसके संकेत दे चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो इस तरह की कोई घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन नई घोषणा, नई योजना की शुरुआत इसमें नहीं होती है, ये परंपरा रही है। लेकिन अब ये क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ये तैयारी उस तरह से की जा रही है कि सर मोदी सरकार आश्वस्त है कि 2024 में भी उनकी सरकार आएगी, तो उसको लेकर हमारी सरकार आनी है। तो हम ये चुनाव की जो प्रक्रिया है इसकी वजह से विकास की योजनाओं को बाधित नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी कार्य योजना हम इसमें पेश करेंगे। तो ये क्यों ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो उसकी वजह से ये पूरा बजट यहाँ पर पेश करें। लेकिन परंपरा नहीं रही है कि नई घोषणा इसमें की जाए, पुरानी कुछ घोषणाओं का स्ट्रेंथन किया जा सकता है। दीपक, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि लाजमी हो जाता है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसी लोक लुभावनी घोषणाएं। हमारे साथ में नीलम शर्मा जी जुड़ी हुई है, महिला उद्यमी हैं और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। नीलम जी, एक महिला उद्यमी के तौर पर आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से? सर, मेरा मानना है कि जब भी बजट आता है तब जब बजट आने के बाद में, बजट तो आ जाते हैं, लेकिन बजट आने के बाद में क्या होता है कि हम ये नहीं देखते कि वो डेटा बेस बजट बना है, कैसे बना है। अब सपोज़ कि जैसे जितने भी छोटे उद्योग हैं, या मैं सोशल वर्क की बात करूं, स्किल्स है, एजुकेशन है, बजट आ जाते हैं लेकिन उनको सिस्टमेटिकली यूज़ भी नहीं किया जाता है। उसमें से कुछ तो अमाउंट जैसे रहता है कि पता ही नहीं रहता है कि किस पे खर्च हो रहा है। तो जो बजट आना चाहिए वो सिस्टमेटिकली बजट आना चाहिए, अच्छा बजट आना चाहिए। जिस सेक्टर में ज़रूरत नहीं है वहाँ बजट अच्छे बन रहे हैं, जिन सेक्टर में ज़रूरत है वहाँ बजट नहीं आ रहे हैं, ऐसी गलतियाँ ना हो। सरकार से ये उम्मीद है कि इस बार जो बजट आएंगे वो सिस्टमेटिकली आएंगे। अब सपोज जैसे कि देखिए, आप कुछ बहुत सारी योजनाएं बनी, महिलाओं के लिए योजनाएं बनी, स्किल्स पे योजनाएं बनी, उन योजनाओं में भी क्या हुआ कि सिस्टम नहीं है। जो बजट बने हुए हैं वो बजट कुछ तो डिजिटल पे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, कुछ जो फील्ड में जहाँ पे खर्च होना चाहिए वहाँ खर्च नहीं हो रहा, लोगों पे खर्च नहीं हो रहा है। मतलब कुछ स्कूल्स हैं जिनमें टॉयलेट नहीं है, या कुछ सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं, लेकिन बजट अच्छे बने हुए हैं।
लेकिन उनको systematically- नीलम जी का ये कहना दीपक हो सकता है कि कई बार क्या बजट अनाउंस हो जाते हैं, उनका फंड यूज नहीं किया जाता, उनका फंड यूज नहीं होता पूरा। ये मानना है और कि बजट अब सिस्टमेटिकली बने। दूसरा चीज, जैसे जो होटल इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी बजट, उनमें भी कोई ऐसी लोन्स फैसिलिटीज हैं या कुछ ऐसे कोई भी ऐसी ये उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं सुविधाएं, जो मतलब अब क्या होता है कि ये जितने भी बड़े बड़े बेनिफिट है वो सारे के सारे बेनिफिट बड़े लोग लेके जाते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज लेके जाती हैं। जैसे ही कोई बजट होटल है या कोई छोटी एनजीओ है वो अपनी फाइल लगाती है, उसमें टर्नओवर मांगा जाता है कि 10-15 करोड़ का टर्नओवर दीजिए। 10-15 करोड़ का टर्नओवर, वो जहाँ अभी आप पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक में भी अभी क्या हुआ है कि पैंडेमिक से उभर रहे हैं लोग, तो बजट इस तरीके से बनने चाहिए सिस्टमेटिक। छोटे या बजट होटल है या छोटी जो एमएसएमई हैं, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको भी उसका लाभ पहुंचना चाहिए। कई बार जो योजनाएं होती हैं वो बड़े औद्योगिक घरानों को देखकर बनती हैं। जैसे यहाँ राजस्थान में भी जो होटल या टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको उद्योग का दर्जा दिया, लेकिन उसका ज़्यादातर लाभ बड़े होटलों को मिल रहा है। छोटे होटल क्योंकि उनका भूरूपांतरण ही नहीं हुआ और वो अभी उनको उद्योग का दर्जा नहीं मिला, तो उद्योग का लाभ कैसे मिलेगा? तो इन्होंने उद्योग का दर्जा तब मिलेगा तब आप उनको उस इकाई को इंडस्ट्री इकाई तो माने, तब मिलेगा। आपने पिछली आप जो गहलोत सरकार ने उनको उद्योगों का दर्जा दे दिया, लेकिन अब उनका नियमन ही नहीं हुआ है। जो करीब 1200 होटल तो जयपुर में हैं, इसके अलावा पूरे राजस्थान में इसमें 3-4 हज़ार जो छोटे होटल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पर्यटकों का भार है, ये जो बजट होटल हैं ये 80% तक भार यही वहन करते हैं। जो आम मध्यम वर्गीय लोग इन्हीं होटलों का इस्तेमाल करते हैं जहां आना जाना रुकना होता है। तो लेकिन क्या है कि इनको ये लाभ नहीं मिलता। अब बड़े जो घराने हैं जिनका टर्नओवर आप जोड़ देते हैं तो वो लोग तो अगर टर्नओवर के साथ में योजनाएं जुड़ जाती हैं तो उसका लाभ उनको मिलता है, लेकिन जो छोटे होटल हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता। और ये कृष्ण कुमार जी शायद इसके ऊपर और प्रकाश डालें कि ऐसे जो मध्यम सूक्ष्म उद्योग हैं, ऐसी इकाइयाँ, उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, अभी यहाँ पर नीलम जी ने भी जिक्र किया, बाद में बीके भी बता रहे थे, जो बजट तो एक तरीके से घोषित हो जाता है लेकिन उसका जिस तरीके से यूज़ होना चाहिए वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। इसको लेकर भी क्या एक कुछ बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर? निश्चित रूप से जो परंपरा बनी हुई थी और अतीत में इस प्रकार की परंपरा चलती रही है, लेकिन विगत 10 साल में बहुत कुछ बदला है और आने वाले इस बजट के बाद और भी बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से होटल को इंडस्ट्री का जो नीलम जी ने चर्चा की, दर्जा तो दिया गया है लेकिन उस प्रकार का सपोर्ट उसे नहीं मिला है। मेरा खुद का सुझाव होगा सरकार को और इस विषय को मॉनिटर करने वालों को कि इस विषय को जो है गंभीरता से लेते हुए सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका जो पंजीयन है, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कराई जाएं और उनके सिस्टम को सरकार की आय यानी जीएसटी से जोड़ दिया जाए। जिसको मिला है बहुत बड़े लोग, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा रिक्को के मामले में। बड़े बड़े रिक्को के जो प्लॉट्स होते हैं वो बड़े बड़े औद्योगिक घराने लेकर छोड़ देते हैं। राजस्थान भर के अगर औद्योगिक क्षेत्र के रिक्को के प्रोजेक्ट्स को अध्ययन करें तो 75% भूमि खाली पड़ी है, 25% में काम हो रहा है। अगर उसे जोड़ दिया जाएगा जीएसटी के साथ, उसे जोड़ दिया जाएगा रोजगार की क्वांटिटी के साथ, तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएंगे, उन उद्यमियों के आएंगे जिनको वास्तव में काम करना है। लेकिन अभी जो हो रहा था उसमें बदलाव की संभावना है क्योंकि मोदी सरकार ने स्टार्टअप की बहुत छोटी छोटी योजनाएं शुरू की हैं और उन योजनाओं में जो विश्वकर्मा योजना है वो एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा की ओर बढ़ता कदम है और निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएंगे और उस योजना को अभिरुचि के साथ, गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने के प्रयास दिखाई देंगे। ठीक है, मैं कृष्ण कुमार जी आपकी इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। आपने रिको की बात की, रिको में 2 तरह से और काम हो रहा है कि जिन्होंने प्लॉट लिए थे या तो उन्होंने किराए से दे दिए वापस, किसी को सबलेट कर दिए, या फिर जिसने मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए आवंटन हुआ वहां पर उसने गोदाम बना दिया, वेयर हाउस बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग इकाई नहीं बनी। और क्योंकि गोदाम होता है तो उसमें उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। वो गोदाम होता है, उसमें माल भरते हैं, आप गार्ड वहाँ पर बिठा देते हैं, आते जाते हैं, माल लेते हैं, उतार देते हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग इकाई को वहाँ पर जो ज़रूरत चाहिए उसको बहुत कॉस्ट, उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। तो ये राजस्थान के लिए ये परसेप्शन है पूरे इन्वेस्टर्स के बीच में कि राजस्थान में ज़मीनों की कीमत ज़्यादा है, जो इंडस्ट्रियल जो लैंड है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो जो निवेशक हैं वो नहीं आते हैं क्योंकि उनको जो यूनिट लगाने में जितना उनका पास फंड होता है
वो उसमें खर्च हो जाता है कि जो केवल ज़मीन खरीदने में, तो फिर उनकी यूनिट और इक्विपमेंट उस यूनिट पे नहीं लग पाते। तो इसको लेकर आपकी सरकार क्या करेगी, और ये आपको अब स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सरकार तक ये बात पहुंचाएं। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, एक बार वापस से मैं केंद्र के बजट की तरफ आ जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात केंद्र सरकार लगातार कर रही है, नारी शक्ति अधिनियम की बात आप लोगों ने की, उसको पारित भी करवाया। यदि बात महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप के दायरे को बढ़ाने की जाए तो उसकी झलक भी इस अंतरिम बजट में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि बजट पेश करने खुद महिला आ रही हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और मोदी जी जिस गंभीरता के साथ इस विषय को डील कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि सरकार संजीदगी के साथ इस दिशा में कदम बढ़ा रही है और धरातल पर वो होता हुआ दिखाने की कोशिश भी कर रही है। और इसीलिए आपका ये जो सवाल है निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा न केवल केंद्र के बजट में बल्कि राज्य के बजट में भी देखने को मिले। चलिए ठीक है।